अध्याय 21। कांग्रेस शासन। प्रांतों में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार और बाद में एनडब्ल्यूएफपी और असम में भी कांग्रेस के मंत्रालय बने। गांधी की सलाह। गांधी ने कांग्रेसियों को सलाह दी कि वे इन पदों को हल्के से पकड़े, न कि कसकर। कार्यालयों को कांटों के ताज के रूप में देखा जाना था, जिन्हें यह देखने के लिए स्वीकार किया गया था कि क्या वे राष्ट्रवादी लक्ष्य की गति को तेज करते हैं। गांधी ने सलाह दी कि इन कार्यालयों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए जिसकी अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। गांधी ने कांग्रेसियों से यह साबित करने का आग्रह किया कि कांग्रेस पुलिस और सेना की कम से कम सहायता से शासन कर सकती है। कांग्रेस के तहत काम। मंत्रालयों। लोगों में गजब का उत्साह था। दबी हुई द्रव्यमान ऊर्जा मुक्त हो गई थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई क्योंकि उसने दिखाया था कि वह न केवल लोगों का नेतृत्व कर सकती है बल्कि अपने लाभ के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग भी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के मंत्रालयों की कुछ बुनियादी सीमाएं थीं। वे अपने प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था के मूल साम्राज्यवादी चरित्र को नहीं बदल सकते थे और एक कट्टरपंथी युग की शुरुआत नहीं कर सकते थे। प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीनों के शासन में लोगों के कल्याण के लिए कुछ प्रयास किए गए। नागरिक स्वतंत्रता। कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कुछ किया। स्वतंत्रता। आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों और कुछ किताबों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रेस प्रतिबंध हटा दिए गए। अखबारों को ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जब्त हथियार और शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए। पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया और सीआईडी रोका गया। छायावादी राजनेता। राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया और निर्वासन और नजरबंदी के आदेश रद्द कर दिए गए। बॉम्बे में सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहाल किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल कर दी गई, लेकिन प्रदर्शन में कुछ खामियां थीं। नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में कांग्रेस मंत्रालयों की। एक समाजवादी यूसुफ माहिरली को मद्रास सरकार ने भड़काऊ भाषणों के लिए गिरफ्तार किया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। समाजवादी एसएस बाटलीवाला को मद्रास सरकार ने देशद्रोही भाषण के लिए गिरफ्तार किया और 6 महीने की सजा दी। फिर केएम बॉम्बे के गृह मंत्री मुंशी ने कम्युनिस्टों और वामपंथियों के खिलाफ सीआईडी इस्तेमाल किया। कृषि सुधार। कुछ बुनियादी बाधाएं थीं, जिसके कारण कांग्रेस के मंत्रालय जमींदारी को पूरी तरह से समाप्त करके कृषि संरचना का पूर्ण रूप से सुधार नहीं कर सके। ये बाधाएं थीं। आय। मंत्रालयों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन थे क्योंकि ये शेयर का हिस्सा भारत सरकार द्वारा विनियोजित किया गया था। वर्ग समायोजन की रणनीति एक और बाधा थी क्योंकि जमींदारों आदि को सुलझाना और बेहतर करना था। के तर्क के बाद से समय की कमी थी। कांग्रेस की राजनीति टकराव की थी, न कि उपनिवेशवाद के साथ सहयोग की। 1938 के आसपास युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। संयुक्त प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और असम में जमींदारों, साहूकारों और पूंजीपतियों के वर्चस्व वाले प्रतिक्रियावादी दूसरे सदन, विधान परिषद को सुलझाना पड़ा क्योंकि इसका समर्थन विधानों के लिए आवश्यक था। कृषि संरचना बहुत जटिल थी। इन बाधाओं के बावजूद कांग्रेस मंत्रालयों भूमि से संबंधित कई कानूनों को कानून बनाने में कामयाब रहे। सुधार, ऋण राहत, वन चराई शुल्क, लगान का बकाया, भूमि कार्यकाल आदि। लेकिन इनमें से अधिकांश लाभ वैधानिक और अधिभोगी किराएदारों के पास गए, जबकि उप किराएदारों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ। खेतिहर मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लामबंद नहीं किया गया था।
श्रम के प्रति रवैया। मूल दृष्टिकोण औद्योगिक शांति को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों के हितों को आगे बढ़ाना था। जहां तक संभव हो हड़तालों को कम करके और स्थापित सुलह तंत्र के सामने हड़ताल करने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत करके इसे हासिल करने की मांग की गई थी। मंत्रालयों की मध्यस्थता से श्रम और पूंजी के बीच सद्भावना पैदा करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ श्रमिकों की स्थिति में सुधार और उनके लिए सुरक्षित वेतन वृद्धि के प्रयास किए गए। नहीं, मंत्रालयों ने उग्रवादी ट्रेड यूनियन विरोधों को कानून और व्यवस्था की समस्याओं के रूप में माना और जहां तक संभव हो मध्यस्थों के रूप में कार्य किया। यह दृष्टिकोण काफी हद तक सफल रहा, लेकिन बॉम्बे में ऐसा नहीं था। साथ ही वामपंथी आलोचक इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं थे। आमतौर पर मंत्रालयों ने धारा 144 का सहारा लिया और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू इन दमनकारी उपायों से नाखुश थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से मंत्रालयों को क्षुद्र और क्षुद्र आलोचना से बचाने के लिए उनका समर्थन किया। हालांकि गांधी उग्रवादी और हिंसक तरीकों के खिलाफ थे, लेकिन वे जनता की राजनीतिक शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस का लोकप्रिय आधार नहीं मिटना चाहिए। उन्होंने कांग्रेसियों से औपनिवेशिक कानूनों और मशीनरी का बार बार सहारा लेने के खिलाफ अपील की। समाज कल्याण सुधार, इनमें निम्नलिखित शामिल थे। कुछ क्षेत्रों में लगाया गया निषेध, हरिजनों के कल्याण के उपाय, मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा और पुलिस में उनकी संख्या में वृद्धि आदि। प्राथमिक, तकनीकी और उच्चतर पर दिया गया ध्यान। शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सब्सिडी के माध्यम से खादी को प्रोत्साहन और अन्य उपाय। जेल सुधार किए गए, स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना विकसित करने के प्रयास किए गए। कांग्रेस की अतिरिक्त संसदीय जन गतिविधि ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। जन साक्षरता अभियान शुरू करना, कांग्रेस पुलिस थानों और पंचायतों की स्थापना। कांग्रेस शिकायत समितियां सरकार के समक्ष जन याचिकाएं प्रस्तुत कर रही हैं। राज्यों के लोगों के आंदोलन। मूल्यांकन, यद्यपि 1939 तक कांग्रेसियों के बीच आंतरिक कलह, अवसरवाद और सत्ता की भूख सामने आने लगी थी, फिर भी वे अपने लाभ के लिए परिषद के काम का काफी हद तक उपयोग करने में सक्षम थे। 28 महीने का कांग्रेस शासन निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण था। आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन के लिए भारतीय स्वशासन आवश्यक है, इस तर्क की पुष्टि हो गई। कांग्रेसियों ने दिखाया कि एक आंदोलन हो सकता है। सहयोजित हुए बिना अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग करें। मंत्रालय सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। नौकरशाही का मनोबल गिर गया। परिषद के कार्य ने कई पूर्ववर्ती शत्रु तत्वों, जमींदारों आदि को बेअसर करने में मदद की। यदि स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है तो लोग आने वाली चीजों के आकार को समझने में सक्षम थे। भारतीयों के प्रशासनिक कार्यों ने इस मिथक को और कमजोर कर दिया कि भारतीय शासन करने के योग्य नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत ने औद्योगिक मजदूर वर्ग की आशाओं को जगा दिया था। उस समय बम्बई, गुजरात, संयुक्त प्रांत और बंगाल में उग्रवाद और औद्योगिक अशांति बढ़ गई थी, जब कांग्रेस भारतीय पूंजीपतियों के साथ घनिष्ठ मित्रता में आ गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के रवैये में मजदूर विरोधी बदलाव आया, जिसके कारण 1938 में बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट आया। कांग्रेस नेतृत्व को एक और दुविधा का भी सामना करना पड़ा। रियासतों की स्थिति पर कांग्रेस का समर्थन कैसे करना चाहिए? प्रजामंडल आंदोलन अधिक लोकतंत्र के लिए है या नहीं?
इस बीच अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ सत्ता साझा नहीं करने के लिए नाराज होकर 1938 में कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीरपुर समिति की स्थापना की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस पर धार्मिक संस्कारों में हस्तक्षेप, हिंदी के पक्ष में उर्दू के दमन, उचित प्रतिनिधित्व से इनकार और आर्थिक क्षेत्र में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कांग्रेस को यह महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सत्ता में रहना और वास्तव में प्रशासन चलाना आसान नहीं था, और आबादी के सभी वर्गों की इतनी ऊंची उम्मीदें थीं जो एक बार में पूरी नहीं हो सकती थीं। सारांश: गांधी के सलाहकार पदाधिकारियों के कार्यालयों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिसकी अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी। कार्यालयों को हल्के से पकड़े, कसकर नहीं। कांग्रेस मंत्रालयों के तहत काम करें। नागरिक स्वतंत्रता पर आसान अंकुश। प्रेस पर प्रतिबंध हटा। राजनीतिक बंदियों और क्रांतिकारियों को रिहा किया गया। कई अवैध संगठनों, पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटाया। सीडीएम से जुड़े अधिकारियों की पेंशन की बहाली।